अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम हियर मुसफ़ा फ़याज़। वेलकम टू माय चैनल मेडिकल स्कूल लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं ईसीजी की। तो चूँकि ईसीजी हम लोगों ने पढ़ना है, तो ईसीजी पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं कुछ रीज़न्स ऐसी जिसकी वजह से हमारी इम्पल्स जो है वो स्लो डाउन हो जाती है या इम्पल्स जो है इफ़ेक्ट होती है। क्योंकि ये हम लोगों ने फैक्टर्स आगे बहुत पढ़ने हैं ईसीजी के पूरे टॉपिक में। तो सीबीएस में पूरे में हम ये फैक्टर्स बहुत ज़्यादा देखेंगे क्योंकि हमने हर एस्पेक्ट से देखना है। तो चलें जी, सबसे पहले हम लोग जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं अपने टॉपिक को कि हम पहले रीज़न्स पढ़ लेते हैं। रीज़न्स कह लें या फैक्टर्स अफेक्टिंग द इम्पल्स कह लें। फॉर इम्पल्स स्लो डाउन। इम्पल्स स्लो डाउन। तो अगर जब हम फैक्टर्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि चार ही ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इसमें रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा कि जनाब हमारा ब्लॉकिंग इम्पल्स है, तो हमारी जो है वो ब्लॉकेज अगर हो जाता है ब्लड सप्लाई में किसी भी तरह का, कि मतलब ब्लॉकेज होगा तो जाहिर है हमारी हाइपोक्सिया होगा। हाइपोक्सिया क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन वगैरह लेके जानी होती है। तो हम कहेंगे कि ब्लॉकेज ऑफ ब्लड जो है वो फिर तीन तरह के उसमें हम पढ़ेंगे कि हाइपोक्सिया हो सकता है। हाइपोक्सिया इज़ अ जनरल टर्म यूज फॉर द लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो मोर डिटेल मतलब या मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म कह लें कि इस्कीमिया हो गया है। तो अगर एक्सट्रीमिया जो है वो हमारा अनट्रीटेड रह जाए तो हम कह देते हैं कि इन्फ्रैक्शन हो गया है। तो चलें जी, लिख लेते हैं हम और फिर डिटेल में बात करते हैं कि एक्सट्रीमिया और इन्फ्रैक्शन में एक्चुअली फ़र्क है क्या। तो हम पहले रीज़न में लिखते हैं कि ब्लॉकेज ऑफ ब्लड सप्लाई अच्छा, ब्लॉकेज ऑफ ब्लड सप्लाई होगी तो ज़ाहिर है ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वही मैंने अभी जो बात की है। तो हो सकता है क्या, हाइपोक्सिया हो सकता है, इस्कीमिया हो सकता है और इन्फ्रैक्शन हो सकता है। अब इन स्टीमिया और इन्फ्रैक्शन में फ़र्क क्या है? हाइपोक्सिया के बारे में तो बता दिया मैंने कि वो जनरल टर्म है यूज़ फॉर द लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि जनरल टर्म है जिसमें O2, सॉरी गलत लिखा गया, चलो O2 ही है, ये ऑक्सीजन सही है ना, कम हो रही है, ठीक है। और इसी में हमें क्या होता है कि हमारी ऑक्सीजन कम है, किस वजह से कि ब्लड की ही ऑक्सीजन कम है, यानी कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जो है जो ब्लड लेके जा रहा है उसमें ही कम है। तो हम कहेंगे कि O2 कम है क्योंकि लो ब्लड O2। ब्लड में ही कम है, ठीक है ना। अब इन्फ्रैक्शन को हम दो तरह से देखते हैं कि अगर इस्कीमिया जो है वो हमारा अनट्रीटेड हो तो वो लीड करेगा इन्फ्रैक्शन को, यानी कि मोर कॉम्प्लेक्स स्टेट या मोर क्रॉनिक स्टेट कह लो, ठीक है ना। और एक इन्फ्रैक्शन के हम इस तरह से भी कहते हैं कि अगर ब्लड में तो ठीक है लेकिन हमारा जो सप्लाई है वो ही नहीं हो रही है, सप्लाई में ही ब्लॉकेज जा रही है कहीं पर, तो हम उसे भी कहेंगे कि इन्फ्रैक्शन, यानी कि ब्लड में पूरी है लेकिन हमारा ब्लड जो है वो पहुंच ही नहीं रहा है उस जगह पर, ये थोड़ा पहुंच रहा है, तो उस वजह से भी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि इफ़ इस्कीमिया जो है वो अनट्रीटेड रहे तो उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाती है, या फिर जो है वो इन्फेक्शन होती है लैक ऑफ सप्लाई ऑफ ब्लड। तो लैक ऑफ सप्लाई ऑफ ब्लड होगा तो जाहिर है कि ब्लड कम जा रहा है तो ऑक्सीजन भी कम जाएगी, तो फिर हमारी ऑक्सीजन, फिर मैं गलत लिख रही हूँ, O2, अच्छा तो ये भी कम हो जाएगी, सही है। तो हमें मेन डिफरेंस पता चल गया है इस्कीमिया और इन्फ्रैक्शन का। तो पहली रीज़न हो गई है ये वाली। अच्छा, सेकंड रीज़न की हम जब बात करते हैं, सेकंड रीज़न हो सकती है हमारी कोई भी आयोनिक, तो हम सेकंड रीज़न को कहेंगे कि ये है आयोनिक।
कि कोई भी आयंस की इम्बैलेंसमेंट हाइपो हाइपर जो है ना वो स्टेट की वजह से हमारी इम्पल्स जो है वो इफ़ेक्ट होती है। तो हम कह देते हैं कि आयोनिक आयोनिक जो है ना रीज़न हो सकती है। अच्छा, आयनिक रीज़न में क्या होता है कि ना हमारे जो आयंस हैं, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो और कैल्शियम है, इनकी हाइपो और हाइपर स्टेट्स के हमारे जो ये आयन है हाइपोनाइट्रीमिया है या हमारे पास हाइपर नाइट्रीमिया है, हाइपोकैल्सीमिया है या फिर हाइपर कैल्सीमिया है, इसके अलावा हाइपोकैलीमिया और हाइपरकैलीमिया। तो ये क्या है बेसिकली कि मैं अभी आपको बताती हूँ कि पहले हम आयंस लिख लेते हैं कि सोडियम, बेसिकली 3 आयंस की बात करते हैं हम, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, अगर तो सोडियम कम है तो हम कहेंगे हाइपोनाइट्रीमिया, अगर सोडियम ज़्यादा है तो हम कहेंगे हाइपरनाइट्रीमिया, अगर कैल्शियम जो है ना वो ज़्यादा है तो हम कहेंगे कैल्सीमिया, अगर कैल्शियम जो है वो कम है तो हम कहेंगे हाइपोकैल्सीमिया, और अगर पोटेशियम की बात करते हैं तो हम कहते हैं हाइपो या हाइपर, यानी कम के लिए हाइपो और ज़्यादा के लिए हाइपर कैलीमिया। ठीक है ना, तो ये आयंस हमारे जो है वो टेक पार्ट करते हैं, और इन 3 आयंस में से भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारा जो है वो सोडियम का। तो सोडियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, जो कि हमारी इम्पल्स के ऊपर इफ़ेक्ट करता है। इसके अलावा कोई रीज़न जो थर्ड वाली में आ जाएगी वो आएगी हमारी इन्फ्लेमेटरी, कि मतलब इन्फ्लेमेटरी का क्या मतलब है कि कोई एंडोकार्डाइटिस हो गया है, यानी कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से हमारी इम्पल्स जो है वो सही से रन नहीं कर रही है अपने पाथवेज में। तो हम कहते हैं कि इन्फ्लेमेटरी रीज़न हो सकती है। इन्फ्लेमेटरी रीज़न में क्या, एंडोकार्डाइटिस, यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया कोई। अच्छा, ये तीसरी हो गई है, और चौथी में हम कह देते हैं कि कोई ऑर्गेनिक जो है वो हमारी रीज़न हो सकती है। ऑर्गेनिक रीज़न मतलब कि कोई ट्रॉमा हो गया है, कोई ट्यूमर हो गया हमारी चेस्ट में, लंग्स में या स्प्लीन वगैरह में, जिसने कि हमारे हार्ट टिश्यूज़ को जो है वो डैमेज कर दिया है। तो जब ज़ाहिर है कि हमारे हार्ट टिश्यूज़ डैमेज हो गए हैं, समझ लें कि वेंट्रिकल्स के या एट्रिया के हो गए हैं, तो ज़ाहिर है जब ऐसे नोड अपनी नर्व इम्पल्स देगा तो वो ज़ाहिर है हमारे अगर वहाँ के टिश्यूज़ ही डैमेज हैं तो वो आगे नहीं दे पाएंगे, हमारे एट्रिया वाले मसल्स जो हैं, एट्रियल मसल्स, वो आगे वेंट्रिकुलर तक नहीं पहुँचा पाएंगे। तो चौथा जो हमारा है वो हम कहेंगे कि हमारे कोई ऑर्गेनिक रीज़न है, और ऑर्गेनिक रीज़न में हम लोग कहते हैं कि हमारी जो है वो कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई ट्यूमर या कोई भी हमारे टिश्यूज़ जो है ना किसी तरह से डैमेज हो सकते हैं। चेस्ट में हो सकता है, लिवर में, स्प्लीन में, ठीक है ना, जिसकी वजह से हमारे हार्ट टिश्यूज़ जो हैं वो डैमेज हो सकते हैं, हार्ट टिश्यूज़। अच्छा, तो ये जो है वो 4 हमारी जो है वो, ये 4 जो हैं वो हमारे जो है फैक्टर्स हैं जिन्हें हम लोगों ने अपने जहन में रखना है। इन फैक्टर्स को, ये आयनिक फैक्टर्स को मैं आगे अपनी वीडियो में इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में मैं इसे डिटेल से बताऊंगी कि हमारा ये इनका क्या डिटेल्ड इफ़ेक्ट है हमारी इम्पल्स पे, हमारी ईसीजी के ऊपर, ईसीजी के ग्राफ के ऊपर। तो मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर डिटेल से बताऊंगी, लेकिन आज हम जो है वो बेसिक स्टार्ट लेने वाले हैं ईसीजी का। तो ये बताने का मकसद ये था कि इसको हम लोग पहले एक दफ़ा पढ़ लें, ताकि इसी की ही आगे हम लोगों ने अपने आने वाली वीडियोस में जब हम पूरा टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो वो इन्हीं चीज़ों को डिटेल में बार बार हम पढ़ेंगे, तो कम से कम छोटा छोटा पता हो, तो ताकि हमें वो चीज़ें जो हैं वो याद रहें और समझने में आसानी हो। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं ईसीजी को। सबसे पहले तो ग्राफ बना लेते हैं, क्योंकि वहीं से बनाना स्टार्ट करना है, समझाना स्टार्ट करना है मैंने। अच्छा जी, तो ये हमारा बेसिक जो है वो ईसीजी का ग्राफ है। तो चलें जी, इसको हम देख लेते हैं कि ये जो है वो हमारा पी है, ठीक है,
ये है हमारा Q, ये है R, ये है S और ये है T। और सेम ये इधर ये दो दिखाई हुई है मैंने, ठीक है ना। तो दो QRS हमारे पास कॉम्प्लेक्स हैं, दो P वेव्स हैं, दो T वेव्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये हमारे पास बेसिक है। अच्छा, तो अब हम पढ़ते हैं कि जो है वो हमारा कहाँ पर कितने कौन सा इंटरवल है। तो हम कहते हैं कि तो ये मैंने इंटरवल्स ड्रॉ कर लिए हैं। तो चलें जी, अब देखते हैं कि कौन सा इंटरवल क्या है। अच्छा, ये हमारी मैंने बताया था अभी कि ये है पी वेव। अच्छा, पी वेव पर क्या होता है कि जनाब हमारी जो है वो एट्रियल डीपोलराइजेशन हो रही होती है। तो हम कह देते हैं कि ये जो है वो एट्रियम, और यहाँ पर ये जो QRS है हमारा और इवन T भी शामिल, क्योंकि QRS पर हमारी होती है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और T पर हो रही होती है हमारी वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। तो हम कह देते हैं कि यहाँ Q से लेकर T तक जो है वो वेंट्रिकल से रिलेटेड है। अच्छा, तो ये R है एक और एक है ये R। तो ये दरमियान R से R तक ये है हमारा R इंटरवल, ठीक है। ये Q है, ये है P हमारे पास और यहाँ है ये R। तो ये QRS था ना, तो अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाएगा हमारे पास PR इंटरवल। PR इंटरवल को भी हम काफ़ी पढ़ेंगे आगे, क्योंकि ये सारा ECG से रिलेटेड है, तो हमने CFVS में बहुत पढ़ना है ये। तो ये हो जाएगा हमारा PR इंटरवल। अच्छा, PR इंटरवल हो गया। इसके अलावा QT इंटरवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये QT इंटरवल है। अच्छा, ये हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, यही है ना Q, ये है R, ये है S और ये है T। अच्छा, तो ये यहाँ से लेकर तो हमारी जो है ये यहाँ तक ये है हमारा QT इंटरवल। ये है QRS, ये QT, ये PR, ठीक है ना। और ये हमारे इंटरवल्स हो गए। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ये जो मैंने अभी आपको जल्दी में बता दिया कि कहाँ पे क्या होता है, तो वो अभी हम लिख लेते हैं कि जनाब P पर हमारी क्या हो रही है, एट्रियल डीपोलराइजेशन। QRS पर हो रही है हमारी वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। और हमारी T पर हो रही है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। तो सेहन में आ रहा होगा कि एट्रियल रिपोलराइजेशन कहाँ पर हो रही है, वो हमने क्यों नहीं लिखा। एट्रियल रिपोलराइजेशन जो है वो हमारी इतने शॉर्ट टाइम के लिए होती है कि वो हमारी जो है वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी नहीं हो पाती है, क्योंकि पी जब हमारा ख़त्म हो रहा होता है और उसके बाद एक बिगर एम्पलीट्यूड के साथ हम QRS को देखते हैं, तो यहाँ पर जब हमारी एट्रियल डिपोलराइजेशन अभी ख़त्म हुई है, तो थोड़ा सा टाइम पीरियड अबाउट 1/100 सेकेंड, मतलब इतना शॉर्ट टाइम के लिए हमारी एट्रियल डिपोलराइजेशन दरमियान में आती है, जो कि नोटिस भी नहीं हो पाती है, और वो फ़ौरन QRS हमारा आ जाता है। तो वो QRS जो है वो हमारा जो है वो हमें नोटिस हो जाता है, और क्योंकि वो बिगर एम्पलीट्यूड के साथ है तो वो इग्नोर हो जाती है। हमारी एट्रियल रिपोलराइजेशन जो है वो हमारी इग्नोर हो जाती है और वो हमें दिख भी नहीं पाती है। तो उसकी वजह बेसिकली सिर्फ़ और सिर्फ QRS है, क्योंकि QRS का बिगर एम्पलीट्यूड है और वो जो है वो इतना रैपिड होता है कि उसके फ़ौरन, मतलब मैंने आपको बताया कि 1/100 सेकेंड में कहीं वो हो रहा होता है। अच्छा, तो सेकेंड्स की बात हम जब कर रहे थे, तो ये जो है वो ECG हमें
वो स्मॉल बॉक्सेस पर जो है वो शो हो रही होती है कि 25 स्मॉल बॉक्सेस का एक बिग ब्लॉक होता है। तो उसमें हम जो है वो देख रहे होते हैं, तो हमने गिनना होता है कि हमारा जो एक स्मॉल स्क्वायर ऑन ईसीजी जो होता है वो अबाउट 0.04 सेकेंड्स का होता है। तो हम कह देते हैं कि एक बिग स्क्वायर जिसके अंदर 25 स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं, तो वो जो है वो हमारा बन जाता है 0.2 सेकेंड्स के। तो यहाँ पर तो अभी वो नहीं मैं आपको दिखा पा रही हूँ जो असल ईसीजी का ग्राफ होता है, बल्कि मैं आपको दिखाती हूँ, रुकें। ये जस्ट लाइक कुछ इस तरह से होता है ये, सॉरी। तो यहाँ पर ये बहुत क्लियर नहीं है, नज़र आ रहा हमें, लेकिन ये जो है वो हमें इस तरह का ग्राफ देखने को मिलता है। यहाँ पे बिल्कुल भी बॉक्सेस जो हैं वो क्लियर हमें जो है ना वो दिख नहीं रहे हैं, तो जिसकी वजह से मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। उस तरह का जो है वो हमारे पास बेसिकली जो है वो ईसीजी ग्राफ होता है। तो वो क्लियर नहीं था, बट ईच स्मॉल बॉक्स जो था वो हमारे पास उसके अंदर 25 स्मॉल मज़ीद बॉक्सेस थे। तो हम जो है वो ईच बिग बॉक्स को हम गिन लेते हैं कि ये 0.2 सेकेंड्स का है, क्योंकि ईच स्मॉल बॉक्स जो है वो अबाउट 0.04 सेकेंड्स का होता है। अच्छा, तो ये हो गई टाइमिंग्स की बात। अच्छा, फिर हम कहते हैं कि हमने जो है ना वो इंटरवल्स को देख लेते हैं कि हमारे जो अभी हमने इंटरवल्स पढ़े हैं QT PR वगैरह, तो ये इंटरवल्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं PR इंटरवल। अच्छा जी, तो PR इंटरवल जो होती है वो क्या कि PR इंटरवल में बेसिकली एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर इम्पल्स नहीं आना होता है। वही बात है कि मैंने बताया कि P में जो है वो वेव एट्रिया में होती है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर एट्रियल डीपोलराइजेशन करानी होती है, और R जो है वो हमारा वेंट्रिकल में आता है। तो हम कहेंगे कि PR इंटरवल में हमारी जो वो है इम्पल्स, वो तो ये हमारी जो है PR इंटरवल में इम्पल्स जो है वो एट्रिया से वेंट्रिकल में जा रही होती है, ठीक है ना। एट्रिया से वेंट्रिकल में किस तरह से जा रही होती है हम पूरा देख लेते हैं कि ये है हमारा SA नोड, नेचुरल पेसमेकर। ये ऐसे नोड से गई हमारे जो है ना वो एट्रियल मसल्स, वहाँ से जनाब ये जाएगी AV नोड। एट्रियल मसल्स फिर एट्रियल नोड्स को जनाब इसने डीपोलराइज कराते हुए AV नोड्स जो हैं उनकी डीपोलराइजेशन कराते हुए इस तरह बंडल ऑफ हेयर्स और परकेंजी सिस्टम से गुजरते हुए वो हमारे वेंट्रिकल्स में पहुंच जाना है। तो हम कहते हैं कि ये बातें ठीक है ना कि अब इसने आ जाना है वेंट्रिकल्स में आ जाना है, ठीक है। तो ये हमारा टोटल जो है वो होता है कि PR इंटरवल में इम्पल्स ने एट्रिया से हमारे वेंट्रिकल में आना होता है, ठीक है। वो तरीका रास्ता भी मैंने आपको बता दिया कि SA नोड से इम्पल्स जनरेट हुई, ऐसे नोड ने इम्पल्स जनरेट की, वहाँ से एट्रियल मसल्स फिर AV नोड्स की डीपोलराइजेशन हुई, वहाँ से बंडल ऑफ हिस और परकिंजी सिस्टम से गुजरती हुई हमारे इम्पल्स आ गई है वेंट्रिकल्स में, ठीक है। तो ये हुआ हमारे PR इंटरवल में। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे QT इंटरवल में क्या होता है। QT इंटरवल अगर आपको याद होगा, ये है हमारा QRS में क्या हो रहा था, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। T में क्या हो रहा था, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। तो हम क्या कहेंगे कि QT जो इंटरवल है, ये Q और ये T इंटरवल में हमारी कार्डिक इवेंट जो है वो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन से गुजर रहा होता है, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि कार्डिक इवेंट्स जो हैं वो वेंट्रिकुलर पहले डीपोलराइजेशन एंड देन रिपोलराइजेशन कर रहा होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अच्छा, तो इसके बाद जो है वो चले ना जो टोटल इंटरवल्स है ना इनके, मतलब टाइम इंटरवल्स
कि कौन से में कितनी देर लग रही है, क्या होने में ना कितनी देर लग रही है, वो पढ़ लेते हैं हम, ठीक है ना। तो इंटरवल्स का टाइम ड्यूरेशन वो अब हम पढ़ते हैं कि ना पी आर का जो इंटरवल है उसमें कितनी देर लगती है, उसमें जो है वो हमारी राउंड अबाउट कहते हैं हम कि 0.12 सेकेंड से लेकर ना 0.20 सेकेंड तक लग रहा था, लेकिन मीन हम इसका अगर ले लें तो तकरीबन राउंड अबाउट 0.18 को हम कह लेते हैं, बट नॉर्मल है पी आर इंटरवल फ्रॉम 0.12 से लेकर 0.20 तक, ठीक है ना। तो ये हमारा टाइम इंटरवल है इसका पी आर इंटरवल का, ठीक है ना, कि इतनी होगी तो ये नॉर्मल है 0.12 से लेके 0.20 तक सेकेंड्स तक, ठीक है। इसके बाद हमारा जो क्यू आर एस है, क्यू आर एस राउंड अबाउट जो है वो रहता है हमारा 0.8 से लेकर तो ना 0.10 तक, इसने जो है ना वो रहना है, यानी कि ये जो है वो हमारे इससे शॉर्ट होता है, ज़ाहिर शॉर्ट ही होना है इसने। क्यू आर एस जो है वो हमारा है 0.8 से लेके 0.10 सेकेंड्स तक, ठीक है ना। इसके बाद हमारा आ जाता है, कौन सा आ जाएगा, क्या रह गया, ये क्यू पी आर हो गया और क्यू आर एस हो गया एस टी, ठीक है ना। अब एस टी में क्या हो रहा है, एस टी बेसिकली क्या होता है कि ना क्यू टी में से माइनस कर देना है हमने क्यू आर एस। क्यू टी कहाँ है, ये क्यू और ये क्यू टी, क्यू टी में से अगर हम क्यू आर एस को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एस टी आ जाएगा। सिंपल है ना, मतलब हमने एस और टी के दरमियान ये जो जगह है ना, हमने इसका टाइम बताना है कि ये क्या टाइम है। तो हम बेसिकली क्या कहेंगे कि हमारे पास क्यू आर एस से हमने क्या माइनस कर देना है, हमने क्यू आर एस को किस में से माइनस करना है, क्यू टी में से। क्यू टी का जो टाइम इंटरवल है ना उसमें से क्यू आर एस को हमने माइनस कर देना है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास आ जाएगा एस टी, और ये राउंड अबाउट होता है हमारे पास 0.32 सेकेंड्स लगते हैं हमारे वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन के इस प्रोसेस में, ठीक है ना। तो हम कहेंगे 0.32 जो है ना वो सेकेंड्स लग रहे हैं, ठीक है ना, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। अच्छा, तो अब हम कहते हैं कि ना अगर हमारा जो पी आर इंटरवल है, वैसे तो हम हार्ट ब्लॉक्स में आगे अगली वाली वीडियो जो होगी ना हमारी हार्ट ब्लॉक्स पर होगी, तो हार्ट ब्लॉक्स में हम डिटेल से पढ़ लेंगे, बट एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि अगर हमारा पी आर इंटरवल जो है वो लॉन्ग हो रहा है, यानी कि हमें वो ज़्यादा दिख रहा है, प्रोलॉन्ग्ड है यानी एक्सपेंडेड है, तो उसकी क्या वजह हो सकती है कि मतलब मोस्टली 90% चांसेस में ये होता है कि ना हमारी कोई इस्केमिक जो है ना वो कॉज है, कोई रीज़न है इस्केमिक, ठीक है ना। तो लेकिन 90% मतलब 90% मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ना इस्केमिक है, बट सिर्फ इस्केमिक ही नहीं है, हमारी अदर जो 3 हमने पढ़ी थी रीज़न्स वो भी हो सकती हैं, हमारी कोई आयनिक कॉज भी हो सकती है जो कि हमारी जो है ना वो कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी को डिमिनिश कर रही है। तो हमारे ये कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं कि मतलब सिर्फ इस्केमिक नहीं, बट इस्केमिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट प्लेज 90% रोल्स कह लें कि, ठीक है ना। तो हम लिख लेते हैं कि अगर हमारा जो पी आर इंटरवल है वो प्रोलॉन्ग्ड हो रहा है, ये हल्का सा टच दिया है मैंने अभी, हम लोग जो है ना वो पूरा हार्ट ब्लॉक्स में पढ़ेंगे डिटेल से, अगली वीडियो इंशाल्लाह हार्ट ब्लॉक्स पर आएगी। अच्छा, तो वो क्या होगी कि उसकी ना 90% रीजंस जो है वो इस्केमिक होती हैं, बट हमारी आयनिक भी हो सकती हैं, आयनिक या अदर जो भी है ऑर्गेनिक वगैरह वो भी हो सकती हैं रीजंस, आयनिक एंड अदर, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से, इन सब रीजंस की वजह से हमारी जो है वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी एक्टिविटी जो है ना वो डिमिनिश हो जाती है, और जो है वो हमारा पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा। कि मतलब अगर हमारा है ना नॉर्मल में हम कहते हैं कि 0.18 से लेकर तो इसने जाना है
0.18 नॉर्मल है ना, तो मतलब 0.12 से लेकर जिसमें 0.20 तक जाना है, तो हम कब कहेंगे कि जनाब ये हमारा जो PR इंटरवल है ना प्रोलॉन्ग्ड हो गया, कि तब जब हमारा 0.3 समथिंग में आ रहा हो ना, कि मतलब 3-4 हो गया है, 0.35 हो गया, 36 हो गया ना, तो ये हो गया ना, तो इतना टाइम इंटरवल अगर लेगा तो हम कहेंगे कि भाई ये अब लंबा हो गया है, कोई रीज़न है जिसकी वजह से जो है ये हमारी PR इंटरवल प्रोलॉन्ग कर रहा है। तो नॉर्मल तो हमें पता चल गया ना, तो ये हो गया प्रोलॉन्ग में। तो ये हल्का सा मैंने आपको बता दिया है कि इसकी क्या रीज़न्स हो सकती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने हार्ट ब्लॉक्स की, डिग्री ऑफ हार्ट ब्लॉक्स, मतलब फर्स्ट डिग्री है, सेकंड डिग्री है या थर्ड डिग्री है, और उसको डिटेल से पढ़ेंगे कि हमने क्या 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 होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री में। तो आज की वीडियो के हवाले से अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्यूरीज़ हैं, किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा एंड हो चुका है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।